आग डायंतिका के पास पहुंचती उससे पहले ही डायंतिका पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। इस तरफ निशाच और उसके साथियों ने मिलकर वेदांत की कलाई पर जो 5 निशान बने हुए थे उनमें से 4 निशान को मिटा दिया था। अब बस एक आखिरी निशान बचा हुआ था और वो था ट्रायंगल के अंदर बनी आंख वाला निशान। 4 निशान मिटाने के कारण वेदांत काफी कमजोर पड़ चुका था। उसका शरीर पहले ही की तरह नॉर्मल हो चुका था। लोगों का मांस खाने और खून पीने से उसके अंदर जो ताकत आई थी वो जा चुकी थी। वेदांत की आंखें कमजोर हो चुकी थी। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लग गई थी। वेदांत के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर मांस ही ना हो। वो काफी दुबला हो चुका था। निशाच फिर से बबूल के कांटों को उठाता है और मंत्र पढ़ते हुए अपनी पूरी जान के साथ उन्हें वेदांत की कलाई पर बने आखिरी निशान के अंदर चुभो देता है। जैसे ही वो कांटे वेदांत की कलाई के अंदर घुसते हैं, वेदांत इतनी कसकर चीखता है कि उसकी चीख पूरे गांव के अंदर गूंजने लग जाती है। वो कांटे काले होने लग जाते हैं और वेदांत के हाथ पर से वो आखिरी बचा निशान भी मिटने लग जाता है। जैसे ही वो आखिरी निशान वेदांत के हाथ पर से मिटता है, वेदांत के दिल की धड़कनें बंद हो जाती है और वो अपना दम तोड़ देता है। उसके दम तोड़ते ही उसका पूरा बदन काला पड़ने लग जाता है और देखते ही देखते उसके शव में अपने आप आग लगने लग जाती है। उसका शव जलने लग जाता है। जैसे ही उसके शव में आग लगती है, फिर से हड़कंप मच जाता है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। वेदांत के शरीर की आग भी रेवती के शरीर की आग की तरफ फैलने लग जाती है। देखते ही देखते पूरे घर ने आग पकड़ ली थी। निशाच वहीं पर खड़ा हुआ था। वो अभी भी वेदांत के शव को जलते हुए देख रहा था। आग इतनी तेजी के साथ फैल रही थी कि वो निशाच के पास पहुंचने वाली थी। आग निशाच के पास पहुंचती उससे पहले ही निशाच अपने होश में आ जाता है और वो उसी वक्त अपने 2 पंख फैला देता है। निशाच की पीठ पर जो पंख थे वो चमगादड़ के पंख की तरह अगल बगल खुल जाते हैं और वो तुरंत अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए हवा में उड़ने लग जाता है। निशाच छत को अपने मुक्के से तोड़ते हुए जलते हुए घर से बाहर निकल जाता है। जब निशाच आसमान में उड़ता है तो देखता है कि पूरे गांव में आग फैल रही थी। एक आग जो वेदांत के घर से निकली थी, तो दूसरी आग किश्नोई नदी के किनारे से फैल रही थी रेवती के जलने के कारण। निशाच जिस तरफ देख रहा था उस तरफ उसे आग ही आग नजर आ रही थी। निशाच परेशान होते हुए आसपास आसमान में उड़ते हुए खुद से कहता है, डायंतिका कहाँ चली गई? इस आग में कहाँ पर ढूंढूं मैं उसे? इस तरफ पंचम गांव के अंदर ही डायंतिका अपनी जान बचाकर भागते जा रही थी। वो जिस तरफ से भाग रही थी उसे उस तरफ लोगों के जलने की चीखें सुनाई दे रही थी। हर कोई आग की लपेटे में आते जा रहा था और उसमें आकर जलकर मरते जा रहा था। पर डायंतिका थी कि वो भागते जा रही थी। वो भागते भागते थक गई थी, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस भागते जा रही थी। डायंतिका की आंखों के सामने लोग जलकर मर रहे थे, पर वो किसी को नहीं बचा पा रही थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बढ़ती हुई आग को कैसे रोके। उसकी आंखों के सामने तो कुछ डायनी, चुड़ैल और पिशाच भी जल गए थे जो उस आग की लपेट में आ गए थे। वो तो उनको भी नहीं बचा पाई थी। डायंतिका भागी रही थी कि भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जैसे डायंतिका गिरती है उसके घुटने में चोट लग जाती है, जिस कारण वो दोबारा उठ नहीं पाती है। आग जो तेजी के साथ पूरे गांव में फैलती जा रही थी, वो आग डायंतिका के पास पहुंचने लग जाती है। आग डायंतिका के शरीर के काफी करीब थी। डायंतिका फिर से उठने की कोशिश करती है, पर वो इस बार भी नहीं उठ पाती है। वो बुरी तरह जमीन पर धराशायी हो चुकी थी। आग डायंतिका के पास पहुंचने वाली थी कि तभी वहां पर आसमान से उड़ते हुए निशाच आ जाता है। निशाच डायंतिका को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, अपने सीने से कसकर सटाता है और आग को उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे लेकर आसमान में उड़ने लग जाता है। एक तरफ निशाच और डायंतिका आसमान में उड़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ उनके नीचे ही पूरा गांव जलकर शमशान में तब्दील होते जा रहा था। मासूम बेगुनाह लोगों के जलकर मरने की चीख से आसमान गूंज उठता है। देखते ही देखते डायंतिका अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो अपनी बेटी चित्रा के पास बैठी हुई थी और उसे अपनी दास्तां सुना रही थी। चित्रा की आंखें अभी भी बंद थी, पर वो डायंतिका की पूरी बातें सुन रही थी। उसके हाथ की चीटी उंगली में मूवमेंट हो रहा था। निशाच भी वहीं पर था जो फर्श पर अभी भी कुछ बनाने में लगा हुआ था। उसका डायंतिका की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो पूरे फोकस के साथ फर्श पर कुछ बना रहा था, अपने नाखूनों से खुरेदते हुए। डायंतिका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ती है, उस रात सब खत्म हो गया चित्रा बेटी। हमारा घर, हमारे अपने, सब कुछ। हमने उस रात बहुत कुछ खोया था। वो गांव जिसे हम अपना परिवार समझते थे, वो गांव शमशान में बदल गया था। एक आदमी तक नहीं बचा था सुबह होने तक उस गांव में। अगले दिन निशाच और मैंने सोच लिया था कि अब हम पंचम में नहीं रहेंगे। पंचम में रहते भी कैसे? वहां पर तो कोई बचा ही नहीं था। हमने कई सारे अपने दोस्तों तक को खो दिया था। मैं और निशाच तो इस काली जिंदगी से वैसे ही तंग आ गए थे। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जिसमें लंबी उम्र तो हो, पर उसके लिए उन इंसानों को मारना पड़े जो आपको अपना मानते हैं। इसीलिए निशाच और मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ कलकत्ता आ गए।
एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। हमने सोच लिया था अब हम दोनों कोई शिकार नहीं करेंगे। पहले किए हुए शिकार से जितनी ताकत और उम्र मिली थी उसी पर जिंदा रहेंगे और एक आम इंसान की तरह जब मौत आएगी तब मर जाएंगे। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। दयंतिका चित्रा के माथे पर हाथ फेरती है और फिर बोल पड़ती है, हमारे साथी कई बार हमें वापस बुलाने के लिए आए कि हम उनकी काली दुनिया में लौट आए, फिर से शिकार करने लगे, पर हमने उनकी बात नहीं मानी और यहीं पर रहे। तुम्हारा जन्म यहीं कोलकाता में हुआ था। चित्रा बेटी, हमने तुम्हें उस काली दुनिया से बचाने की बहुत कोशिश की, पर कहते हैं ना, आप अपने अतीत से कितना भी भागे, एक न एक दिन भविष्य में आपका आपके अतीत से मुलाकात हो ही जाता है। और देखो, आज फिर से एक बार मेरे अतीत से मुलाकात हो ही गई। ये बात कहते कहते दयंतिका की आंखें नम हो जाती है और वो चुप हो जाती है। दयंतिका नम आंखों के साथ चित्रा को देखने लग जाती है। उसको प्यार करते हुए बार बार उसके माथे पर अपने हाथ फेरने लग जाती है। दयंतिका चित्रा के माथे पर प्यार से हाथ फेरी रही थी कि तभी निशाच उसके पास आ जाता है और उससे बोल पड़ता है, तैयारी हो गई है दयंतिका, और अमावस्या भी शुरू हो चुकी है। अब हमारा फर्ज निभाने की बारी आ गई है। दयंतिका नम आंखों के साथ चित्रा को देखती रहती है। निशाच की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है। निशाच चित्रा के बेड के पास जाता है और चित्रा को वहां से उठाने लग जाता है। दयंतिका रोते हुए नम लहजे के साथ निशाच से कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ निशाच, मुझे जी भरकर अपनी बेटी को देखने तो दो। निशाच दयंतिका को बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है, दयंतिका, अमावस्या खत्म होने से पहले हमें ये विधि पूरी करनी है। अगर ये विधि पूरी नहीं हुई तो हमारी बेटी मर जाएगी। क्या तुम चाहती हो हमारी बेटी को कुछ हो? दयंतिका घबराते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं निशाच, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए, पहले की तरह हंसने खेलने लग जाए। निशाच बड़े प्यार से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि हमारी बेटी चित्रा पहले की तरह हो जाए तो मेरा हाथ बटाओ दयंतिका, और जो मैं बोलूँ वही करो, कोई सवाल मत करो। दयंतिका पलटकर कहती कुछ नहीं, बस निशाच की बात से सहमत होते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। निशाच चित्रा को अपनी गोद में उठाता है और हॉल के बीचों बीच ले आता है। हॉल के बीचों बीच ही एक निशान बना हुआ था जिसे निशाच ने अपने नाखूनों से खरोच कर बनाया था। फर्श पर एक साइड एक चोटी बनी हुई थी तो दूसरी साइड दो पंख बने हुए थे और वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे। चोटी का एक सिरा पंख के नीचे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। जिस जगह पर चोटी का सिरा और पंख का निचला हिस्सा जुड़ रहा था वहीं पर एक दिल बना हुआ था। निशाच उस दिल के अंदर चित्रा को रख देता है। दयंतिका तुरंत चित्रा के पास जाने लग जाती है। वो भी चित्रा के पास पहुंचकर वहां पर बैठने वाली थी कि तभी निशाच उसे टोकते हुए कहता है, तुम्हें वहां पर नहीं बैठना है दयंतिका। दयंतिका निशाच की तरफ देखने लग जाती है। निशाच अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम भूल गई हो क्या शक्ति प्रदानम क्रिया विधि कैसे करते हैं? दयंतिका अभी भी पलटकर कुछ नहीं कहती है। निशाच अपने हाथ से इशारा करते हुए फिर दयंतिका से कहता है, तुम्हें वहां पर नहीं बैठना है, इस तरफ बैठना है। निशाच ने कहीं और नहीं, जिस तरफ चोटी बनी हुई थी उस तरफ इशारा किया था। दयंतिका चोटी का जो दूसरा सिरा था वहां पर जाकर बैठ जाती है। निशाच भी पंख का जो दूसरा सिरा था उसके पास आकर बैठ जाता है। निशाच और दयंतिका एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे तो चित्रा उन दोनों के बीच में जो हार्ट बना हुआ था उसके अंदर लेटी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी मूवमेंट हो रहा था पर उसकी आंखें बंद थी। निशाच मंत्र पढ़ते हुए कहता है, यमुनि हंता पितु धर्मराजो वैवस्वतो दंड धरश्च काल प्रेताधिपो दत्त कृपानुसारी कृतांत एतत् दशभिर्जपन्ति धर्मराज महाकाय दक्षिणाधिप तेनम नरक्तेक्षण महाबाहो मम पीड़ाम निवारय। निशाच बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाता है और निशाच के साथ ही दयंतिका भी इस मंत्र का जाप करने लग जाती है। वो दोनों एक साथ मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। उनके मंत्रों के जाप से हॉल गूंजने लग जाता है। देखते ही देखते निशाच का चेहरा बदलने लग जाता है। वो अपने पिशाच अवतार में आने लग जाता है और उसकी पीठ पर उसके दो काले काले पंख निकल कर बाहर आ जाते हैं। सिर्फ निशाच ही नहीं बल्कि दयंतिका भी अपने असली रूप में आने लग गई थी। उसकी चोटी उसकी पीठ पर लहराने लग गई थी। दो नुकीले दांत बाहर आने लग गए थे। आंखों का रंग बदलने लग गया था। दयंतिका और निशाच दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते हैं। दयंतिका डायन बन चुकी थी तो निशाच एक पिशाच। निशाच और दयंतिका के अगल बगल एक पैना नुकीला चाकू रखा हुआ था। दोनों ही उस चाकू को अपने अपने हाथ में उठा लेते हैं। निशाच नम लहजे के साथ चित्रा को देखते हुए कहता है, चित्रा बेटी, मैंने और तेरी माँ ने प्रण लिया था कि तुझे कभी हम कोई शिकार नहीं करने देंगे, तुझे उस काली दुनिया से दूर रखेंगे। पर आज हालात ऐसे हो गए कि तुम्हारा शिकार करना बहुत जरूरी पड़ गया था, पर हम हमारा लिया हुआ प्रण तोड़ भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से हमें एक ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है जो हमें तुमसे अलग कर देगा पर तुम्हें एक नया जीवन देगा। दयंतिका भी नम लहजे के साथ बोल पड़ती है, मैंने और तुम्हारे पिता ने शिकार करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, तभी से जब हम यहाँ पर आए थे, पर उससे पहले हमने कई शिकार किए थे जिससे हमें कई शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, जिससे हम एक लंबा जीवन बिना किसी शिकार किए बिता सकते थे। निशाच दयंतिका की बात को पूरा करते हुए कहता है,
पर अब हम वो लंबा जीवन नहीं जीना चाहते हैं। हम वो अपना जीवन तुम्हें देते हैं ताकि तुम इस दुनिया में आराम से जी सको, बिना कोई शिकार किए काम इंसान की जिंदगी जी सको। डायंतिका अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है, अपनी कलाई पर चाकू रखते हुए कहती है, अगर एक डायन किसी की उम्र छीन सकती है तो किसी को अपनी उम्र दे भी सकती है। मैं डायंतिका, डायन वंश की अंश, अब तक की बची अपनी सारी उम्र अपनी बेटी चित्रा को देती हूँ। इतना कहकर डायंतिका अपने हाथ की नस काट देती है। डायंतिका के हाथ की कलाई से खून बहते हुए नीचे जो चोटी का निशान बना हुआ था वहां पर जाने लग जाता है। निशाच भी अपनी कलाई पर चाकू रखते हुए कहता है, एक पिशाच अगर किसी का खून पीकर शक्तिशाली बन सकता है तो अपना खून देकर किसी को शक्तिशाली बना भी सकता है। मैं निशाच, पिशाच वंश का अंश, अब तक की अपनी सारी शक्ति अपनी बेटी चित्रा को देता हूँ ताकि उसे फिर कभी कोई शिकार न करना पड़े। इतना कहकर निशाच भी अपने हाथ की नस काट देता है। डायंतिका और निशाच दोनों के हाथ की कलाई से खून निकलते हुए नीचे जो निशान बना हुआ था उसमें जाने लग गया था। वो चोटी और पंख दोनों पूरी तरह उन दोनों के खून से भर गए थे और उन्हीं दोनों निशान के एक एक छोर से वो खून दिल के अंदर जा रहा था, जिसके अंदर चित्रा लेटी हुई थी। जैसे जैसे वो खून उस दिल के अंदर जा रहा था, चित्रा ठीक होते जा रही थी। उसकी सांसें नॉर्मल होने लग गई थी, हाथ पैर में जान आने लग गई थी। एक तरफ चित्रा वापस पहले की तरह ताकतवर हो रही थी तो दूसरी तरफ निशाच और डायंतिका कमजोर होते जा रहे थे। जैसे जैसे उन दोनों की शक्तियां जाते जा रही थी वो दोनों पहले की तरह आम इंसान बनने लग गए थे। कुछ ही देर में डायंतिका और निशाच के शरीर का सारा खून चित्रा के शरीर में चला जाता है और वो दोनों अपना दम तोड़ देते हैं। डायंतिका और निशाच अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं अपनी बेटी चित्रा को एक नया जीवन देने के लिए। जैसे ही डायंतिका और निशाच अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद करते हैं, चित्रा अपनी आंखें खोल लेती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।